और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा चैप्टर पढ़ाया मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा चैप्टर पढ़ा। उसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था कि ईएम वेव कैसी नेचर की होती है, ट्रांसवर्स नेचर की। तो वेव ऑप्टिक्स में ये माना गया कि लाइट एक वेव है। और कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव, जो मीडियम में ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक वेव फ्रंट आता है। अभी मैं सबसे पहले रोड मैप समझा रहा हूं, इसमें क्या रोड मैप है देखो। रोड मैप आपके जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसमें भी लिखा हुआ है प्रॉपर। लेकिन अभी जो सिलेबस है आपका, आप उसको इस तरीके से मोल्ड करो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, अभी से इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, ये वर्ड, ये वर्ड इसके साथ अटैच होता है। आप कभी भी पढ़ेंगे वेव फ्रंट को तो कांस्टेंट फेज का जिक्र वो करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले तो वेव फ्रंट पढ़ेंगे। मैंने अभी एक स्टेटमेंट दी थी, लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। वो वेव कौन सी वेव है? ईएम वेव। कैसी नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की। वो वेव किस फॉर्म में चलती है? इस फॉर्म में चलती है। तो हमें पूरा इसको डिटेल में पढ़ना है, ये कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे सोर्स से कैसी कैसी शेप का बनेगा। सेकंड, इसी में आप इंट्रोडक्शन में ही ले लो इसको, ए बी। आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुने? अभी हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़े। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनका प्रूफ करना है आपको। इनका प्रूफ, लेकिन किसको लेके? वेव को लेके। पहले किसको लेके करते थे? रे को लेके। पहले रे से करते थे ना, एंगल आई एंगल आर। हम ये देख रहे हैं क्या वेव्स में भी एंगल आई एंगल आर होता है? देखो यहाँ पे आपको अगर और ज्यादा ईज में आगे चलाना है चैप्टर, आप एक लैंग्वेज यूज कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स में रेज आती हैं, वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट्स आते हैं। सिंपल। जहां रेज थी वहां पे कौन हो गया? वेव फ्रंट्स। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी बनेंगे वो किसकी वजह से बनेंगे? इसकी वजह से बनेंगे। सो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि आई इक्वल्स टू आर एक, और दूसरा कौन सा था? साइन आई बाय साइन आर। ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये आपको प्रूव करना है। ये आपके बोर्ड का काफी रिपीटेड तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि वेव फ्रंट की थ्योरी से प्रूव कीजिए रिफ्लेक्शन के लॉस। और रिफ्रैक्शन के लॉस में कौन आता है? स्नेल्स लॉ। तो ये दोनों प्रूव करने हैं आपको। तो एक पार्ट तो इस चैप्टर का ये है। जैसे आप ये पढ़ते हैं, यहाँ पे आपकी किसकी थ्योरी खत्म हो जाती है? वेव फ्रंट की। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आप पढ़ेंगे इंटरफेरेंस। अब ये वो टॉपिक होता है जिसको टीचर आपकी 11th क्लास से कनेक्ट करता है। इंटरफेरेंस एसएचएम में आता है। एसएचएम में सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स होता है। वेव्स में भी हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स बोलते हैं। नाम से देखिए, इंटरफेयर करना। अब इंटरफेयर कर रही हैं दो वेव्स। दो वेव्स आई, आपस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुई, उससे एम्पलीट्यूड बढ़ा, क्या चेंजेस आए, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हुई, इंटेंसिटी में क्या चेंज आया। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम लोगों को इंटरफेरेंस में पढ़नी है। एक थियरी ये है। अगर मॉडर्न फिजिक्स में लेक्चर नंबर 1 याद है आपको, तो मैंने क्या कहा था? जो फिनोमिना क्या दिखाते हैं? इंटरेक्शन दिखाते हैं। वो फिनोमिना पार्टिकल नेचर को प्रूव करते हैं। और जो पार्टिकल ट्रांसमिशन दिखाते हैं, जैसे कि ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे किसकी वजह से आते हैं? वेव की वजह से। पार्टिकल नेचर को कौन दिखाता था? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनके अंदर क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। अब ये जो ट्रांसमिशन हुआ, जैसे कि इंटरफेरेंस में, और किसमें? डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में। इस चैप्टर के एक्चुअल में 3-4 पार्ट होते हैं। पोलराइजेशन आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। बोर्ड के सिलेबस में सिर्फ ये थर्ड पार्ट है, डिफ्रैक्शन। ये आप जैसे ही इसको पढ़ेंगे, इसकी कंप्लीट थियरी, इसकी थियरी आप इसकी एनालॉजी से लिख लेंगे। कुछ ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे 2 स्लिट्स आती हैं, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट आती है। यहाँ पे सारा रोल 2 स्लिट्स का होता है। स्लिट्स समझते हो? ये देखिए कुछ इस तरीके से। यहाँ आप सोर्स ले लोगे,
सोर्स ऑफ लाइट, और यहां से लाइट आएगी इन दो स्लिट में से फिर आगे जाएगी। इसका मतलब आपने यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव का क्या कराया, इंटरफेरेंस, और यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसके अंदर डिफ्रेक्शन में सब क्या पढ़ते हैं, सिंगल स्लिट। आई थिंक चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ रहा है। अभी पोलराइजेशन एक टॉपिक होता है जो हम करेंगे लास्ट में। पोलराइजेशन में क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है, पोलराइज करना, कोई चीज बिखरी हुई है उसको एक डायरेक्शन में अलाइन करना। अब बिखरी हुई लाइट मेरे काम की नहीं है, अगर हम उसको एनर्जी को एक डायरेक्शन में कन्फाइंड कर देंगे तो हमारे काम आ सकती है। ठीक है, इसके अंदर पोलराइजेशन में एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम ब्रीवेस्टर एंगल बोलते हैं, और ब्रीवेस्टर एंगल के साथ में एक लॉ ऑफ मेलस होता है। ये ये आपके कंपटीशन का सिलेबस है, यहां तक आपका बोर्ड का सिलेबस। बात समझ में आ गई। ये सिंपल सी वेव ऑप्टिक्स है, बहुत ही सिंपल, एक लेक्चर दो लेक्चर में ये खत्म हो जाता है। न्यूमेरिकल्स के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी इसकी एनालॉजी इसमें लेनी है, जैसी जैसी टर्म्स यहाँ आएंगी वैसी वैसी टर्म्स यहाँ भी आएंगी, जस्ट थोड़ा सा चेंज आएगा, वो हमें नोट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग देखिए, वेव फ्रंट की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपकी जो फाइल भेजी हुई है उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे ये माना गया है कि वेव की फॉर्म में लाइट आगे जा रही है, बट दैट वेव इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, शायद मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिपल्स का, दिया क्लास में, रिपल्स का एक एग्जांपल दिया था। रिपल्स क्या होती है, पानी में पत्थर मारो जो गोले बनते हैं, राइट, उनको रिपल्स बोलते हैं। अब उनमें क्या होता है, जैसे ही पार्टिकल जहां पे आप स्ट्राइक करते हो, मान लीजिए जहां पत्थर फेंका आपने वहां का पार्टिकल नीचे गया, क्या किसी भी मीडियम में, जैसे लिक्विड है, उस लिक्विड में इलास्टिसिटी होती है कि नहीं होती है, होती है, और इनर्शिया भी हर पार्टिकल के पास है। दैट मीन्स कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। ये चीजें समझने की हैं, जितना माइंड में पिक्चर बनाएंगे उतना बेटर है। लाइट जहां पे मैंने पत्थर फेंका वहां से लाइट नीचे गई, सॉरी लाइट कह रहा हूँ, पार्टिकल नीचे गया, और फिर पार्टिकल वापस आ रहा है, क्या यहाँ रुक जाएगा, उसके पास मोमेंटम है, वो अपने मोमेंटम को क्या रखना चाहता है, कंजर्व। तो वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट इस तरीके से ऐसे जंप करता है, राइट। तो एक तरीके से आपने क्या देखा, आपने जहां पत्थर फेंका वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट हुई कि नहीं हुई। वेव क्या होती है, डिस्टरबेंस। क्या लेके चलती है वो, एनर्जी लेके चलती है। किस फॉर्म में लेके चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या देखा, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब ये जो डिस्टरबेंस हुई, क्या ये डिस्टरबेंस अगले पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं होगी, होगी। फिर ऐसे ही अगले को होगी। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जितना वो जो गोला बना उसके ऊपर लाई करने वाला हर पार्टिकल इकट्ठे नीचे जा रहे हैं, इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं, इकट्ठे नीचे जा रहे हैं, इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स वो किस फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट फेज में। अगर ऐसा हो, एक पार्टिकल यहां पहुंचा, दूसरे पार्टिकल ने अभी मोशन स्टार्ट किया, फिर ये यहां आया, फिर ये ऊपर गया, तो ये कांस्टेंट फेज नहीं है। इनमें फेज जो रिलेशन है वो कांस्टेंट फेज रिलेशन नहीं है। क्या मीनिंग हुआ इस बात का, तो कांस्टेंट फेज में वाइब्रेट करते हैं। लोकस क्या होता है मैथ वालों, लोकस इज ए कर्व, है ना, एक कर्व होती है, मिलाते हैं तो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सिंपल भाषा में बोले तो जो जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं तुमने उनको मिला दिया, एक लाइन बना दी। जो जो लाइन जो कर्व बनी वो क्या है, वेव फ्रंट। समझ में आया, क्या कैसे डिफाइन करेंगे वेव फ्रंट को, वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब यहां पे रियलिटी क्या है, कौन है, रियलिटी क्या है यहाँ पे, इस वेव में कौन कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हम बोलते क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअल में पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट करती है। क्या मेरी बात समझ में आई, अब मैं इसी चीज को लिख रहा हूं। अब ये जो वेव फ्रंट है ये डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है। आप बल्ब से बताइए सोर्स से लाइट कैसी आएगी, किस तरीके से दिखती है, देखो, वेव ट्रेवल्स इन वेव ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट। ये ऐसा इस पूरी वेव ऑप्टिक्स का अजम्पशन है, ये पहली लाइन, राइट। अब यहाँ पे नई टर्म हमारे सामने क्या आई,
वेव फ्रंट, इसको हमने क्या बोला, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। और मैंने आपके नोट्स में ये मार्क किया है कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है ये एक्चुअल में किसका हो रहा है, इन रियलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर वाइब्रेटिंग, फील्ड्स आर वाइब्रेटिंग। डन। इस वर्ड को आपको याद रखना है, लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल। सिंपल में मैंने क्या बताया, लेमैन लैंग्वेज में कर्व ज्वाइनिंग ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, ये हो गया। इसकी शेप जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ या नेचर ऑफ सोर्स, नेचर ऑफ सोर्स। सही है। यहां पे कैसे सोर्स हो सकते हैं बताओ। सबसे पहले पॉइंट सोर्स हो सकता है, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स कैसा होता है, ऐसा। अब सोचिए अगर मान लीजिए यहाँ सामने बल्ब है आपके, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो किस तरीके से निकलती नजर आएगी, स्फीयर में, ऐसे स्फीयर में फैलेगी वो, तो कैसा वेव फ्रंट बनाएगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी। उसके बाद सेकंड क्या होता है, लीनियर सोर्स। अब लीनियर सोर्स में क्या होगा, देखो मैं यहाँ बना ही देता हूँ। ये देखो सबसे पहले पॉइंट सोर्स में मैंने ये सोर्स लिया, ठीक। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो किसकी फॉर्म में निकलेगी, स्फीयर की फॉर्म में। ये तो मैंने स्फीयर बनाया, लेकिन अगर आपको वेव फ्रंट बनाना है, ये देखिए यहाँ से ये ये कुछ इस तरीके से निकल रही है, आया ना। कौन बताएगा, क्या ये जो रेज मैं दिखा रहा हूं यहां से निकलती हुई, क्या ये इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हैं। अगर स्फीयर के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना हो तो यही तो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम आगे जाके लिखेंगे, अभी लिख सकते हैं कि रेज वेव फ्रंट पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये पॉइंट सोर्स है, ये लीनियर सोर्स है। अब लीनियर सोर्स में ये कैसा लिखा मैंने, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये ऐसा बनता है। उसके बाद लीनियर सोर्स में क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे बनेगा, ये देखो मान लीजिए ये ट्यूबलाइट है, तो लंबे वाली ट्यूबलाइट ले लो। अब उसमें आप क्या देख रहे हो, क्या ये बहुत सारे पॉइंट से नहीं मिलके बनी, मैं सिर्फ इस ऊपर वाले को और नीचे वाले को ऑब्जर्व करता हूँ। सोचो अगर मैं इस ऊपर वाले को ऐसे देखूं यहां से, तो इसमें से लाइट यूं निकल रही होगी ना, अरे सामने से ये लाइट ऐसे स्फीयर स्फीयर फॉर्म में निकल रही है, सर्कल, ऊपर से सर्कल दिखेगा आपको, नीचे से भी। अब ऐसे ऐसे करके अगर मैं इस सोर्स का बनाऊं तो कुछ इस तरीके से निकल रही है लाइट, राइट, इस तरीके से लाइट निकलती नजर आ रही है। और यहां से भी ऐसे ही, तो यहां से भी आपने कुछ इस तरीके से बनाया, ये निकल रहा है। तो इसको थोड़ा साइज बना लेना। ये देखो, क्या जो ये वेव फ्रंट्स मैंने बनाए, क्या ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स मिलके सिलेंडर नहीं बना देंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इन दो के लिए बनाया ना, ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए, क्या यहाँ भी बनता, तो ऐसे रिंग्स दिखेंगे आपको। तो ये लीनियर सोर्स के लिए कैसा बनता है। और जो थर्ड होता है, थर्ड वो होता है प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। देखो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये है, हम पूरे चैप्टर में इसको यूज करेंगे। ये जो पोर्शन मैंने आपके सामने लिखा, मेरे को ये प्रूव करना है, तब भी मैं क्या लूंगा, ये। अब सोचो, चाहे तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, चाहे फिर सिलेंड्रिकल सोर्स है, मतलब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, अगर मान लीजिए बहुत ही दूर है, आवाज नहीं भाई, लीनियर सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बन रहा है, इससे ये बन रहा है। अब आप ध्यान से देखना, ये जो प्लेन वेव फ्रंट है, अलग से कोई भी आपको ऐसे कैटेगराइज नहीं करेगा कि प्लेन वेव फ्रंट इससे बनेगा, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन। बहुत दूर से अगर तुम इसको देखोगे ना, ये भी तुम्हें प्लेन नजर आएगा, और अगर तुम बहुत दूर से इसको देखोगे, ये भी क्या क्या नजर आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो आपके नोट्स में क्या लिखा है मैंने, कि डिस्टेंट सोर्स से आने वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर टू बी प्लेन, राइट। तो फॉर ए डिस्टेंस, यहां लिख देते हैं, फॉर डिस्टेंट सोर्स स्फेरिकल
एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, या फिर आप लिख सकते हो द पार्ट ऑफ, एक ही पार्ट, इसका कोई पार्ट, इसका कोई पार्ट तुम्हें कैसा अपीयर होगा, प्लेन वेव फ्रंट अपीयर टू बी प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट बनने का तुम्हें रीजन समझ में आया, यही है दोनों, लेकिन ये बहुत दूर से तुम देख रहे हो तो आपको ये प्लेन लाइट नजर आ, प्लेन वेव फ्रंट की फॉर्म में नजर आएगा। कैसे? कुछ इस तरीके से, ये देखो सिलेंडर बन गया, ये स्फीयर बन गया, प्लेन बनाना है मुझे, यहाँ प्लेन वेव फ्रंट बना रहा हूं, ये रहा। अच्छा ये जो डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है वैसे? ऑफ, ऑफ वेव क्या लेके चलती है बेटा? ये एनर्जी के फ्लो की डायरेक्शन है। और मैंने अभी बोला है कि वेव फ्रंट पे ये रेज क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये एक मेथड है जो आपको यूज करना है सारे डायग्राम्स बनाने के लिए। ये देखिए, क्या प्लेन वेव फ्रंट मैं ऐसा नहीं बना दूं, तुम्हें ऐसा नजर आएगा सामने से। और इसमें अगर मेरे को वेव फ्रंट के ऊपर रेज बनानी हो तो कैसे बनाऊं? परपेंडिकुलर। लो, ये रही परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? जो चीज हम लिख रहे थे, बोल रहे थे, ये ज्यादा समझ में आती है प्लेन में। अभी स्फीयर में मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ओड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से देखिए, ये चीज मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, रेज ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर। ये मेथड है किताबों में वेव फ्रंट के ऊपर रेज को दिखाने का। क्या लिखा मैंने नोट डाल के? रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। अच्छा, एक दूसरा, रेज की डायरेक्शन में क्या फ्लो करती है? डायरेक्शन ऑफ रेज इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। बेसिक समझ में आया? ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, लिख सकते हो आप इसको। जो आपके नोट्स में लिखा है वो पूरा डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, अलग अलग पॉइंट्स। क्लास में डिस्कस चीज को अपने अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे तो ज्यादा याद रहेगा, खाली बैठने से बढ़िया है। एडवाइस है, बाकी तुम्हारी मर्जी। आजकल ज्यादा जो वेव फ्रंट है वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। कैसे? ये देखो, वेव फ्रंट में कैन बी, कैन बी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, मेनली ये लिखते हैं। पैरेलल भी लिख देते हैं, पैरेलल। हाँ जी, क्या बेटे, मैं यहाँ पे जो एरो दिखा रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये सिंबल रे का ही है, ठीक है? मतलब हम रेज को वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, हमारे को रे ज्यादा समझ में आती है। वेव में क्या क्या रीजन है? वेव में रीजन क्या है बेटा? वेव जो होती है वो लोकलाइज्ड नहीं होती। आपके मॉडर्न फिजिक्स के जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे उसमें लास्ट में देखना, मैंने पार्टिकल में और वेव में डिफरेंस लिख रखा है। पार्टिकल और वेव में डिफरेंस मेंशन है। पार्टिकल में और वेव में क्या मेन डिफरेंस होता है बताना? पार्टिकल कैन बी लोकलाइज्ड, मींस आप उसको बता सकते हैं यहाँ है, लेकिन वेव स्कैटर्ड होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्पेस में, आप बता नहीं सकते वेव यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या वेव में पार्टिकल कहाँ है। ठीक है? तो हमारे लिए जो सीखने के लिए जो मेथडोलॉजी है ये ज्यादा काम आती है। ठीक? सो यहाँ पे क्या आया? कन्वर्जेंट। देखो इधर, कन्वर्जेंट सबसे पहले देखो, कन्वर्जेंट में कैसे बनाओगे? वेव फ्रंट आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, दिख रहा है? ये कौन सा वेव फ्रंट बनाया मैंने? स्फेरिकल। मैंने स्फीयर का एक पार्ट बनाया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर रेज बना दूं तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगी आपको, आया ना? अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट बनाऊं तो बड़ा, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और ये कहीं जाके मिलेंगी तो ये और छोटा होता चला जाएगा। ये देखो, ये कौन सा वेव फ्रंट बना दिया मैंने? तो ये कन्वर्जेंट वेव फ्रंट भी हो सकता है, मतलब आपकी लाइट किसी पॉइंट पे कन्वर्ज भी कर सकती है जब वो किसकी फॉर्म में आए? वेव फ्रंट की फॉर्म में आए। सेकंड कौन है? डाइवर्जेंट। ये तो और अच्छे से समझ में आता है, ये सोर्स है। सोचो, लाइट 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 इसमें से फैलती है। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बनाया, ये देखो, ये डायग्राम तो आपने देखा भी होगा। इसमें आप क्या देख रहे हो? एक लाइट स्कैटर हो रही है। तो लाइट स्कैटर हो रही है, इसका मतलब यहां से लाइट निकली,
अब यहाँ पे अगर आप रेज बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनाएंगे। मैंने वेव फ्रंट के ऊपर क्या दिखाई है? परपेंडिकुलर, वो लिखा उधर। रेज क्या होती हैं? परपेंडिकुलर रेज होती हैं किसके? वेव फ्रंट के। पैरेलल, पैरेलल में कैसे दिखाएंगे? सेम ऐसे ही पैरेलल दिखा दो। ये देखो, ये वेव फ्रंट जो है, ये मैंने ऐसे स्फीयर दिखा है। ऐसे ही प्लेन में क्या होगा? जैसे ये बना है, इसके साइड में एक और बना दो, हो गया। 3 4 5 10 जितने बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब आपका वेव फ्रंट किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वो प्लेन वेव फ्रंट्स की फॉर्म में भी आ सकता है, वो कन्वर्जेंट होके भी आ सकता है, वो डाइवर्जेंट होके भी आ सकता है। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे अभी? प्लेन वेव फ्रंट। बेटे कन्वर्जेंट में मैं कह रहा हूं कि लाइट जो आ रही है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। सपोज अगर मैं किसी लेंस से लाइट को कन्वर्ज कर रहा हूं, और लेंस से लाइट कन्वर्ज की मैंने इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि जो ये लाइट कन्वर्ज हो रही है इसके लिए वेव फ्रंट्स बनाइए, तब ऐसे ही तो बनाओगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। ये लाइट किसी की वजह से भी कन्वर्ज हो सकती है, बेंडिंग की वजह से भी कन्वर्ज हो सकती है। समझ रहे हो? तो मैंने सिर्फ आपको एक कन्वर्जिंग नेचर दिखाई है कि कन्वर्जिंग नेचर का वेव फ्रंट कैसे बनाया जा सकता है और डाइवर्जिंग का कैसे बनाया जा सकता है। प्लेन में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो ऐसा बनाया जा सकता है। क्लियर? उतार लीजिए इसको। आइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है? सुनिए इधर, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है क्या पढ़ा? वेव फ्रंट, वेव चलेगी, सुन लो बेटा, वेव चलेगी किसकी फॉर्म में चलेगी? वेव फ्रंट की फॉर्म में चलेगी। वेव आगे जाएगी किसकी फॉर्म में जाएगी? वेव फ्रंट की फॉर्म में। और हमने वेव फ्रंट की नेचर पढ़ ली, कैसा होता है, कैसे बनता है, कैसी कैसी शेप का हो सकता है, किस पर डिपेंड करता है, वो सब पढ़ लिया हमने। लेकिन ये आपको याद है, मैंने इसका इसका नाम पहले भी लिया था जब हम कह रहे थे कि पार्टिकल है कि वेव है, पार्टिकल है कि वेव है, जब एक झगड़ा चल रहा था। तो ये सेकंड साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था ये वेव है। ठीक है, लेकिन इसकी किसी ने मानी नहीं। आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं ये पार्टिकल है, तो उस टाइम पे उसका इतना नाम था एल्बर्ट का कि इसको किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। फिर उसके बाद कौन आए थे? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने कहा था पार्टिकल भी है और वेव भी है। और डी ब्रोगली की थियरी आने के बाद, हाइपोथेसिस आने के बाद, ये माना गया कि कहीं ना कहीं ये ठीक कह रहा है। फिर आपको ये पढ़ाया जाने लगा कि आइगन का प्रिंसिपल क्या था। इसने कहा कि वेव फ्रंट मीडियम में कैसे ट्रेवल करेगा, ये प्रिंसिपल बताएगा। इट tells us how wavefront travels in medium, how wavefront travels in medium। बिना आवाज करे सुनिए इधर। देखो, मान लीजिए ये सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है इधर। इससे कैसा वेवफ्रंट निकलेगा? स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलेगा। देखो, क्या मैं ऐसा स्फेरिकल वेवफ्रंट बना लूं इसके चारों तरफ? ऐसे मैंने सिर्फ एक दिखाया, क्या ऐसे ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट्स बनेंगे? क्या बातें चल रही हैं? हाउ वेवफ्रंट ट्रेवल्स इन मीडियम। अब इसने क्या कहा? बेटा ध्यान से सुन लो, इसमें दो पोस्टुलेट दिए थे। इसके इस प्रिंसिपल को पेपर में अगर आ जाता है, उसको लिखने के ऐसे पॉइंट्स में ही लिखना, आपको कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है इसका। एक फर्स्ट और फिर ये सेकंड। पहले फर्स्ट को सुनिए। इसने कहा कि जो सोर्स से वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट निकलेगी, इसके ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करेगा। एक्चुअल लैंग्वेज क्या थी? इस वेव फ्रंट के ऊपर, ये देखो, ये जो वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है? प्राइमरी वेव फ्रंट। सबसे पहला वेव फ्रंट ये प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी वेव फ्रंट। इसने कहा कि प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाला हर पार्टिकल इज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। नई डिस्टरबेंस आती है हर पार्टिकल की वजह से। दैट मीन्स, ये देखो, ये जो नई डिस्टरबेंस है इसकी वजह से कैसे क्रिएट होगी? ऐसे, ऐसे। आप क्या देख रहे हो? ये भी एक तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? जैसे ये सोर्स था, ऐसे ही इस वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाला हर पार्टिकल भी क्या है? एक नई डिस्टरबेंस का सोर्स है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो बनी है इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स।
सेकेंडरी वेवलेट्स, पहला पॉइंट डन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो इसने बोला है प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाला हर पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस एंड दीज न्यू डिस्टर्बेंसेस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंड पॉइंट में इसने बोला अब जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनी है आप इनको टेंजेंशियली टच कर दो। टेंजेंशियली टच करने का मतलब आप इनको इस तरीके से टच करो, ये देखो, तो क्या अगला वेव फ्रंट नहीं बन गया? पहला वेव फ्रंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इस तरीके से ट्रेवल करता है। अब इसके ऊपर लाई करने वाले पार्टिकल भी किसका काम करेंगे? नए सोर्स का, नई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। अगेन दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स, और जो वेवलेट्स आएंगी वो वेवलेट्स आगे बढ़ती चली जाएंगी। ये चीज समझ में आ रही है? तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख रहा है ये, पार्टिकल्स लाइंग ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट act as a new source, act as a source of new disturbance which is in the form of secondary wavelets। कहां पे? travels secondary wavelets। पहला, सेकंड, ये सेकेंडरी वेवलेट है। कह रहा है जो प्लेन कब बनाया गया, प्लेन कब बनाया गया? बाय टचिंग सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली। वो जो प्लेन बना वो कौन सा वेव फ्रंट बना? ये जो ये बना है ये क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे लिखूं इसको पॉइंट को? प्लेन, प्लेन टचिंग टेंजेंशियली, क्या लिखूं? टचिंग सेकेंडरी वेवलेट्स, secondary wavelets tangentially form what? secondary wavefront, secondary wavefront। सही है, ये होता है आइगन प्रिंसिपल। बोलो आया समझ में? ये सेकेंडरी वेवफ्रंट इस तरीके से, फिर अगला, फिर अगला। अब देखो इसको और अच्छे से समझना है, आप इसको अल्टरनेट तरीके से ये समझ सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैं एक कोई भी प्लेन वेवफ्रंट ले लूं, प्लेन ऐसा बना सकता हूं ना, तो प्लेन वेवफ्रंट में ये प्राइमरी वेवफ्रंट है। मैंने कहा कि इसके ऊपर लाई करने वाले हर पार्टिकल किसकी तरह काम कर रहे हैं? एक नए डिस्टरबेंस का सोर्स है। इसका मीन्स, ये इसका मीनिंग निकल रहा है, ये पार्टिकल नई सेकेंडरी वेवलेट्स बना रहे हैं। ये सेकेंडरी वेवलेट बन गई, इनको कैसे टच करूं? ये लो, टेंजेंशियली टच किया, फिर ये बन गया, फिर आगे फिर बनेंगी, फिर टेंजेंशियली टच किया, एंड सो ऑन। और इस तरीके से वेव फ्रंट आगे बढ़ता है किसी भी मीडियम में। ये इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ट्रेवलिंग। मतलब किसी मीडियम में ज्योमेट्रिकली कैसे ट्रेवल करता है, मतलब मैथमेटिकली इसने समझा दिया, एक ज्योमेट्री बना दी कि इस तरीके से चल रहा है, ये बताया इसने। देखो थियरीज क्या होती हैं, थियरीज जो जिसने दी वो सारी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती हैं, तभी वो आपको पढ़ाई जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन एक होता है एक्सपेरिमेंटल चीजें, लैब में जो आप करते हो। अब लैब में यही चीजें जब आप करोगे ऑप्टिक्स की लैब में, और अभी जैसे आप इसको समझ रहे हैं, इनके अंदर इतना डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। ये तो एक साइकोलॉजी है ना, कि किताबों में लोगों को कैसे समझाया जाए, वो इन्होंने ऐसे डेवलप की हुई है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी है जब आप करोगे, उसके अंदर जो एरर्स आते हैं वो क्यों आते हैं? क्योंकि तुम इनके अकॉर्डिंग करने लग जाते हो, इसलिए एरर आते हैं। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, किताबों में दिखाने का ढंग ये है, पढ़ने का ढंग ये है। अब इस वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट कैसे चला, कैसे ट्रेवल किया, इसका मतलब ये वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट भी करता होगा फिर तो। अगर ये ट्रेवल कर रहा है, जैसे रेज ट्रेवल करती थी, क्या करती थी? रिफ्लेक्ट। रेज ट्रेवल करती थी, क्या करती थी? रिफ्रैक्ट। मीडियम भी चेंज कर देती थी। ऐसे ही वेव फ्रंट भी अपना मीडियम चेंज करेगा, और वेव फ्रंट भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। तो जो सेकंड जो मैंने आपको पॉइंट बताया था
कि लॉज कैसे प्रूव करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा इधर अटेंशन प्लीज। लास्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, इसमें जो डायग्राम बनता है, ये नया डायग्राम है तुम्हारे लिए, आप रे का डायग्राम बना सकते हो, लेकिन वेव फ्रंट की फॉर्म में डायग्राम कैसे बनाना है, इसमें पूरा का पूरा वेव फ्रंट चल के आएगा, वो इंसिडेंट होगा, और रिफ्लेक्ट भी क्या होगा फिर, वेव फ्रंट ही होगा। तो वो कैसे बनाना है, देखो ये सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होना है। डायग्राम देखो मैं क्या बना रहा हूं, मैंने कुछ ऐसे बना लिया। ये क्या है, एक वेव फ्रंट है, मतलब यूं आया वेव फ्रंट। पहले वहां पे एंगल आई कौन होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता था वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता था। यहाँ पे ये अगर ये मिरर है ना, ये मिरर है जहां से आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसके साथ ये वेव फ्रंट कितना एंगल बनाएगा, दैट इज आई। समझ गए, ऐसे ही रिफ्लेक्टेड वाला कितना बनाएगा, वो एंगल आर। तो मिरर के साथ प्लेन वेव फ्रंट। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे, यहाँ ये वेव फ्रंट कौन से वाला वेव फ्रंट है, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट आया। लेकिन जब तक हम वेव फ्रंट के ऊपर रेज नहीं बनाते, तब तक तो समझ में आता ही नहीं हमारे को ये है क्या। तो ये देखो, यहां से मैंने एक रे तो यहां दिखा दी, मतलब एक तो यहां टकरा रही है, इस तरीके से आप एक यहां भेज दीजिए, और एक आप यहां भेज दीजिए। क्या मैंने जो रेज दिखाई हैं, क्या ये इस, सपोज दैट इज ए एंड दिस इज, या इधर ए दिखा दो, ए और ये बी, सही है। तो ये ए बी वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है। तो इसका मतलब जो ए बी है ये कौन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहां पे एंगल आई कौन है, एंगल आई कौन है, एंगल बिटवीन वेव फ्रंट एंड द मिरर, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड मिरर। देन अब देखो, क्या यहां पे वेवलेट्स नहीं बनी होंगी, सोचो, यहां पे कुछ ऐसी वेवलेट्स नहीं बनी होंगी, ये ऐसे जो मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई थी, और ये ऐसे ट्रेवल भी कर रहा होगा वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्ट करके कुछ यहां गया। देखो तुम इसको ऐसे बनाना, ये आप इसको, ये देखो ए से ये यहां चला गया, यहां से ये इसके परपेंडिकुलर बनाना है इसको थोड़ा सा, और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। बोलो, जो डिस्टरबेंस बी पे थी, जो डिस्टरबेंस कहां थी, बी पे, वो कहां पहुंची, बी डैश पे। मान लीजिए जो जो डिस्टरबेंस ए पे थी वो कहां पहुंची, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, हाँ, इसको थोड़ा सा इधर बनाओ, ये था, ये हमारा ए बी, और कुछ इस तरीके से, क्या, ये ऐसे बनाना भाई, ए से कहा गया ए डैश, ये बी डैश, और ये डी था डी, और ये डी से कहा गया डी डैश। ये मैंने सिर्फ रेस दिखाई है, यहां से यहां जो वेव फ्रंट था, जो डिस्टरबेंस यहां था वो कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, जो डिस्टरबेंस यहां था वो यहां पहुंचा। तो ये जो ए डैश बी डैश नजर आ रहा है, जो डिस्टरबेंस यहां था वो पहले यहां पहुंचा, रिफ्लेक्ट किया, और फिर यहां पहुंच गया। दैट मीन्स तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सा है, कौन से वाला, ए डैश एंड बी डैश, दिख रहा है, ए डैश एंड बी डैश इज, ए डैश एंड बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बनाने का तरीका क्या है, आपको क्या दिखना चाहिए, रेज परपेंडिकुलर दिखानी है वेव फ्रंट के, ये रेज मैंने परपेंडिकुलरली दिखाई है इधर। अब क्या तुम्हें ये ट्रायंगल नजर आ रही है, देखो ये ट्रायंगल दिख रही है, ये जो बनाई, एक तो ये वाली, और एक ये क्या था, एंगल आई था, और दूसरा कौन सा था, एंगल आर यहां बनेगा, एंगल आर यहां बन रहा है।
क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कुछ कॉन्ग्रेंट वगैरह कर सकता हूँ क्या? इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंट कर सकता हूँ क्या? कैसे करें देखो पहले, बोलो। मैं इस पॉइंट को P मान लेता हूँ। जो लाइट, जो डिस्टरबेंस D पे थी, वो पहले कहाँ गई? D से P, DP। और उसके बाद फिर P से कहाँ गई? D डैश पे। एक जो डिस्टरबेंस यहाँ थी, वो अपने रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट पे इस रास्ते से पहुंची है, यहाँ गई और फिर यहाँ पहुंच गई डिस्टरबेंस। यहाँ से कहाँ पहुंची? A डैश पे पहुंची। और B से कहाँ पहुंची? B डैश पे। तो A डैश और B B डैश। अगर तुम इनको देखोगे, ये सारे क्या आएंगे? बोलो ये रास्ता कैसे मेजर करें? डिस्टरबेंस किसकी स्पीड से चलेगा? लाइट की स्पीड से। मैं मान लेता हूं इस डिस्टरबेंस को, बेटा इधर सुन लो एक बार। B से B डैश पहुंचा, ये C की स्पीड से चला। मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। मैं मान लेता हूं इसको T टाइम लगा। अगर मान लो यहाँ की डिस्टरबेंस को यहाँ पहुंचने में T टाइम लग रहा है, तो यहाँ की डिस्टरबेंस को भी तो यहाँ पहुंचने में T टाइम ही लगना चाहिए, तभी तो वेव फ्रंट बनेगा रिफ्लेक्टेड वाला। और ऐसे ही यहाँ वाली डिस्टरबेंस को यहाँ पहुंचने में उतना टाइम लगना चाहिए। तो ये सारे ही क्या है? C इंटू, सारे C से चल रहे हैं, इंटू T। C इंटू T। दिखाई दिया? बाद में DP प्लस PD डैश, इसमें किसको किसको प्रॉब्लम है? मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से जो डिस्टरबेंस चला, यानी कि लाइट आ रही है, वो लाइट किसकी स्पीड से चल रही है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना? सी की स्पीड से। कितने टाइम में पहुंच गया यहाँ वाला डिस्टरबेंस? यहाँ T टाइम में मैंने मान लिया, तो स्पीड इनटू टाइम ये बन गया। तो यार एक बात बताइए, यहाँ का डिस्टरबेंस भी तो इस वेव फ्रंट के ऊपर उतनी ही देर में पहुंचना चाहिए। कोई चीज ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, तो इस पे लाई करने वाली हर चीज यहाँ पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? सारी इकट्ठी पहुंचेंगी तभी तो ये बनेगा। ऐसा थोड़े है कि यहाँ की डिस्टरबेंस बाद में पहुंच रही है, यहाँ की पहले पहुंच गई, यहाँ की फिर बाद में पहुंची। तो ऐसे तो ये वेव फ्रंट बनेगा ही नहीं। इसका मतलब सारी डिस्टरबेंसेस आर रीचिंग दैट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एट द सेम टाइम। और कितनी स्पीड से? C की स्पीड से। अब इस साइड इसमें देखना एक बार, इसमें क्या ये जो A डैश है, ये कितनी बन गई? A डैश कितनी बन गई इस ट्रायंगल में? दो ट्रायंगल दिख रही हैं, A डैश एंड B डैश। A डैश B डैश। और कौन सी है? AB और B डैश। ये दो ट्रायंगल हैं। इनमें देखो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, तो क्या इनका एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं हो जाएगा बाय कॉन्ग्रेंसी? तो कॉन्ग्रेंसी पहले प्रूव करो कि इनमें दोनों में एक 90 डिग्री का एंगल तो तुम्हें नजर आ ही रहा है, आ रहा है ना? अच्छा, एक साइड तो कॉमन है दोनों में, ये साइड दिख रही है A से B डैश। इसको दोबारा बना लो बेशक, देखो कुछ ऐसा है। कुछ ऐसी ट्रायंगल नहीं बनती। ये देखो, क्या ये साइड कॉमन नहीं हो गई? ये साइड कॉमन हो गई। बोलो ये A से लेके A डैश कितनी थी? C इंटू टी। और B से लेके B डैश कितनी थी? साइड एंगल साइड से क्या हो गई है? कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गई, तो बाय कॉन्ग्रेंसी वी कैन से एंगल आई इज एंगल आर। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आर आर कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट से देयरफॉर एंगल आई किसके बराबर? एंगल आर के बराबर। सिंपल था। सबसे मेन चीज है डायग्राम बनाना। ये जो डायग्राम कैसे बनाया? पहले वेव फ्रंट बनाइए, उस पर रेस परपेंडिकुलरली दिखाइए। कम से कम कितनी रेस दिखाऊं? तीन। तीनों में ये दिखाइए कि लाइट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ c, दैट मींस एवरी डिस्टर्बेंस लाइंग ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट इज ट्रेवलिंग विद c एंड रीचिंग एट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इन t टाइम। तो कितना डिस्टेंस चल के गई? c इंटू टी, सी इंटू टी, सी इंटू टी। तो इन साइड को बराबर करने के बाद मुझे पता लगा ये क्या है? कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंसी से मैंने क्या बोल दिया? एंगल आई एंगल आर के बराबर। इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुए। खाली रेज फॉलो नहीं करती, वेव्स भी फॉलो करती हैं। और उस वेव्स में प्रूव करने के लिए किसको इंसिडेंट किया जाता है? वेव फ्रंट को। दैट इज ऑल अबाउट टुडे। क्लास है ना तुम्हारी? जाइए।